दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे फिलिस्तीन इजराइल विवाद पे, यानी इजराइल फिलिस्तीन विवाद के कारण, प्रभाव, भारत का दृष्टिकोण और भारत पर क्या असर पड़ा है। हम उन सब चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तमाम डायमेंशन देखेंगे। इसके दो वीडियो होंगे। एक वीडियो यूएनओ स्पेशल हम दिखाएंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 69 बीपीएससी मेंस और एपीओ मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं कि सारा प्रश्न मेरा पढ़ा हुआ है, तो आप टीम GCSIS का 125 PDF और उसके वीडियो को देखकर जा सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। आइए, अब फिलिस्तीन इजराइल विवाद से जुड़े कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको उसकी भूमिका लिखना है। फिलिस्तीन इजराइल विवाद पश्चिम एशिया का सर्वाधिक चर्चित दशकों पुराना विवाद है। फिलिस्तीन इजराइल विवाद पश्चिम एशिया का सर्वाधिक चर्चित दशकों पुराना विवाद है। यह विवाद एक ही भूमि पर दो पक्षों के दावे से जुड़ा हुआ है। इतना लिखने के बाद नीचे आ जाइएगा। भूमिका प्रभावी होना चाहिए। याद रखिएगा, सारे प्रश्न का भूमिका जब तक आप प्रभावी नहीं लिखेंगे, मार्क्स नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि पहला इंट्रैक्शन भूमिका से होता है। साफ सुथरा लिखना है, पॉइंट डेटा लिखना है, फाइनल होगा। GCSIS का रैंक 9, रैंक 13 आप देख रहे हैं। 67 में, 68 में भी ऐतिहासिक रिजल्ट होने जा रहा है। पहले ही कर चुके हैं। ऐतिहासिक रिजल्ट होगा 68 BPSC। हालांकि 68 में मेरे पास बहुत कम लोग थे, लेकिन जो भी है उन्हीं में अच्छा रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले भूमिका आप समझ गए। अब जो है यह इस विवाद के, फिलिस्तीन इजराइल विवाद के मूल बिंदु को समझना है कि आखिर मूल बिंदु क्या है। इस मूल बिंदु में कई मुद्दे हैं। यरूशलेम का मुद्दा, गाजा पट्टी का मुद्दा, वेस्ट बैंक और यहूदी बस्ती का मुद्दा, सीमा निर्धारण, फिलिस्तीन शरणार्थियों का मुद्दा। ये मुद्दा जो है दोनों पक्षों के, यानी फिलिस्तीन इजराइल के बीच विवाद के मूल मुद्दा यही है। और एक एक मुद्दा को समझेंगे। यरूशलेम का मुद्दा देखिए, यरूशलेम जो है पर इजराइल का कब्जा है। 1967 के बाद से ही 1967 में 6 डे युद्ध हुआ था और इसी में इजराइल जो है यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। यही यरूशलेम है, याद रखिए, यही है। ये पूरा एरिया इजराइल का है। यहाँ पे गाजा पट्टी है, ये मिस्र है, ये जॉर्डन है और ये वेस्ट बैंक यहाँ पर है और ये सीरिया है। काला सागर यहाँ पे है, यहाँ पे काला सागर है और यहाँ पे भूमध्य सागर का एरिया है, याद रखिएगा। तो 1967 में इजराइल क्या किया था कि 1967 के युद्ध को समझना बहुत जरूरी है। 1967 में 5 से 10 जून के बीच जो है 6 डेज का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और एक तरफ था और एक तरफ इजराइल था। और इस युद्ध में जो है 6 डेज का युद्ध हुआ था अरब राष्ट्रों के बीच। इस युद्ध में जो है इजराइल को जीत मिली थी। और जीत मिलने के बाद इजराइल क्या किया था, वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, सीरिया के जो है, मिस्र के जो है सिनाई प्रायद्वीप पर जो है कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में बाद में मिस्र के साथ समझौता के बाद उसको सिनाई प्रायद्वीप जो है उसको मिल गया था। सिनाई प्रायद्वीप वापस मिल गया। लेकिन गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा बरकरार रहा। अब क्या हुआ है कि फिलिस्तीन का मानना है, फिलिस्तीन जो है, जो यरूशलेम है, उसके पूर्वी हिस्से को अपना राजधानी बनाना चाहता है फिलिस्तीन। जबकि कब्जा 1967 से किसका है, इजराइल पर, इजराइल का कब्जा है। तो फिलिस्तीन का मानना है कि पूर्वी यरूशलेम जो है को राजधानी बनाना चाहता है
और कब्जा इजराइल का है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो है दावा जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का संगठनों का मानना है कि इजराइल का या अलग अलग देशों का अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का मानना है कि इजराइल जो पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया हुआ है वो अवैध है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल के यरूशलेम पर जो कब्जा है उसको मान्यता नहीं देता है, याद रखिए। तो इजराइल का मुद्दा मेन मुद्दा है कि फिलिस्तीन यरूशलेम को अपना राजधानी बनाना चाहता है, लेकिन नियंत्रण किसका है? इजराइल का। और इजराइल के नियंत्रण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मान्यता नहीं दिया है, समझ रहे हैं? तो ये मुद्दा है। और इजराइल का तर्क है कि वो 1967 के 6 डे युद्ध में ही जो है उस पर कब्जा किए हुआ है और तभी से उसके नियंत्रण में है। गाजा पट्टी का मुद्दा, गाजा पट्टी का देखिए, गाजा पट्टी है, मिस्र है, यहाँ पे गाजा पट्टी है मिस्र के पास। और 1967 के 6 डे युद्ध हुआ था, इसमें गाजा पट्टी पर इजराइल क्या किया था कि कब्जा कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ कि लंबे समय के बाद 2005 में इजराइल इस पर से अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया। और जैसे ही नियंत्रण समाप्त किया तो 1987 में हमास नामक एक चरमपंथी संगठन का उदय हुआ इस क्षेत्र में, क्योंकि यूरोपीय देश जो है चरमपंथी संगठन मानता है हमास। और तब से हमास यहाँ का शासन जो है हमास जो है नियंत्रित करता है। तो 2005 में जैसे ही इजराइल इस हमास पर से गाजा पट्टी पर से अपना नियंत्रण समाप्त किया, हमास जो है साथ में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया गाजा पट्टी पर। लेकिन इजराइल यहाँ से क्या किया है कि अपना नियंत्रण समाप्त किया, लेकिन आज भी जो है चूंकि यहाँ तीनों तरफ जो है इजराइल है, तो गाजा पट्टी पर क्या करता है इजराइल? वायु, जल और थल तीनों से नियंत्रण करता है। इसकी जो आवाजाही है उसको नियंत्रण करता है। शासन है हमास का यहाँ, लेकिन नियंत्रण कौन करता है? इजराइल। इसको लेकर आपत्ति है, समझ रहे हैं? गाजा पट्टी, वर्तमान विवाद गाजा पट्टी से ही शुरू हुआ है। अगला मुद्दा है वेस्ट बैंक और यहूदी बस्ती। यहाँ पर देख रहेंगे आप, वेस्ट बैंक है, 1967 के 6 डे युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो है इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा किया था। और फिलिस्तीन का मानना है कि इजराइल जो है इसमें यहूदी बस्ती यहाँ पर गाजा पट्टी में बसा रहा है। यहूदी बस्ती, इसको लेकर जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है। यहूदी बस्ती में 5 लाख यहूदी बस्ती जो है 5 लाख लोगों को बसाया है इजराइल, इस फिलिस्तीन का आरोप है। अगला है सीमा निर्धारण। फिलिस्तीन का मांग है कि जो सीमा का फिलिस्तीन इजराइल के बीच जो सीमा का निर्धारण हो 1967 के जो युद्ध हुआ था उससे पहले हो। यानी 1967 के युद्ध से पहले वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा नहीं था। इसलिए वह चाहता है कि सीमा का निर्धारण 1967 के युद्ध से पहले हो। यानी 1967 के युद्ध से पहले का अर्थ होगा कि इजराइल को यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी इस सब पर से नियंत्रण समाप्त करना होगा, समझ रहे हैं? तो यह स्थिति है, तो ये संभव नहीं है। उसके बाद फिलिस्तीन शरणार्थियों का मुद्दा 1948 से लेके ही बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र से फिलिस्तीनी लोगों का पलायन हुआ है। खाली केवल सिर्फ 1967 का 6 डे युद्ध हुआ था, उसी में 5 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए थे। तो फिलिस्तीन का मानना है कि विस्थापित जो शरणार्थी है उसको अपने भूमि प्राप्त करने का हक है। तो इसको लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है विवाद है। अब इस विवाद के मूल बिंदु को समझे हैं। अब यह जानना है कि इस विवाद की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह देखना है। इस विवाद की उत्पत्ति के क्या कारण है, ये कैसे यह उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले शुरू में चलना होगा। ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र है
ये जो क्षेत्र है ये इसको समझना है। पहले सबसे पहला अतीत में यहूदियों का बेदखली। देखिए जैसा कि जानते होंगे कि इस क्षेत्र में जो है शुरुआत में क्या हुआ कि आरंभिक समय में ईसा के 7 दशकों में, मतलब 7वीं शताब्दी में देखिए इसमें क्या हुआ था कि इस क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का, बेबीलोन का, मतलब बिल्कुल शुरुआत में सिकंदर के समय मकदूनिया का, सिकंदर के समय बेबीलोन का, जॉर्डन, मिस्र, सीरिया, इस सब का इस पर लगातार हमला होता था, लगातार हमला होता था इस क्षेत्र पे। इसके बाद क्या हुआ कि ईसा के 7 दशकों बाद जो है इस क्षेत्र से यहूदी को बेदखल कर दिया गया था। यहूदी को बेदखल कर दिया गया था तो ये यहूदी क्या किए कि यहाँ से भागकर वो कहाँ चले गए, यूरोप के अलग अलग देशों में, यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर चले गए। इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम के उदय के बाद जो है 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर अरब देशों का नियंत्रण हो गया था। अरब देशों का नियंत्रण हो गया था। फिलिस्तीन नाम की कोई चीज नहीं थी, याद क्षेत्र था नाम, ऑटोमन साम्राज्य में ही इसको फिलिस्तीन नाम दिया गया था। लेकिन इस क्षेत्र में जो फिलिस्तीनी मूल के लोग हैं उसका कोई अता पता नहीं था। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के बाद क्या हुआ कि इस क्षेत्र पर जो जॉर्डन, मिस्र, इस सब का नियंत्रण स्थापित हो गया। यहाँ पे नियंत्रण स्थापित हुआ क्योंकि इस क्षेत्र में पहले यहूदियों का, यरूशलेम जो है ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों का जो है पवित्र स्थल है, समझ रहे हैं, और यहूदी का ही जो है बस्ती था, समझ रहे हैं। तो इस्लाम के उदय के बाद 7वीं शताब्दी में इस पर अरब का नियंत्रण हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप में यहूदियों का नरसंहार शुरू हुआ, समझ रहे हैं, पलायन शुरू हुआ, तो यहूदियों को एक घर देने की बात उठी कि एक राष्ट्र जो है, एक घर देने, माने यहूदियों का एक राष्ट्र बनाने की बात जो है उठी थी। क्योंकि शुरुआत में बेदखल कर दिया गया था इस क्षेत्र से, उसका जो मूल क्षेत्र था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही यूरोप में क्या हुआ था कि यहूदियों को जो है एक अलग जो है मांग जो है, एक घर देने की बात जो है, एक राष्ट्र बनाने की बात जो है जोर पकड़ने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि इस क्षेत्र पर, समझ रहे हैं, ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद इस क्षेत्र पे ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। राष्ट्रसंघ की ओर से यह क्षेत्र ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया था, यानी इस क्षेत्र की प्रशासन ब्रिटेन के पास आ गया था। और ब्रिटेन के पास आने के बाद जो है उसी समय जो है यहूदियों को एक अलग देश से, यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की बात जो है जोर पकड़ रहा था। क्योंकि यूरोप में यहूदियों को का नरसंहार शुरू हुआ, पलायन शुरू हुआ यूरोप से। तो ब्रिटेन जो है बालफोर घोषणा 1970 में लेके आया था, और इस बालफोर घोषणा में यहूदियों को एक अलग राष्ट्र देने की बात को स्वीकार कर लिया गया था इसी क्षेत्र में। और इसी बालफोर घोषणा के तहत जो है यहूदी राज्य की, इजराइल की नींव यहाँ पड़ी है। इसके बाद जो है जैसे ही नींव पड़ा, अरब यानी इन सब मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इन सब देशों का इजराइल के साथ क्या हुआ, यहूदी के साथ जो है, यानी फिलिस्तीन लोगों के साथ इजराइल के लोगों के साथ जो है तनाव बढ़ने लगा यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, हिटलर के बाद जो है, चूंकि जर्मनी में नाजियों के अत्याचार से यहूदियों को बड़े पैमाने पर जो है नरसंहार किया गया था। लगभग 50 लाख यहूदियों को जो है नरसंहार कर दिया गया था। यहूदियों को नरसंहार करने के बाद अब जो है यहूदियों का जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अब एक राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर यहूदी राष्ट्र को मान्यता देने पर का दबाव बढ़ने लगा था। समझ रहे हैं, हिटलर की कार्रवाई से, क्योंकि बड़े पैमाने पर हिटलर के समय यहूदियों को कत्लेआम किया गया था, नरसंहार किया गया था, तो बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों पर
दबाव पड़ने लगा था कि यहूदी राष्ट्र को मान्यता दिया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र क्या किया था कि 1947 में, याद रखिएगा 1947 में ही संयुक्त राष्ट्र योजना जो है प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र योजना जो है 1947 में संयुक्त राष्ट्र जो है योजना प्रस्तुत किया गया था। इस योजना के तहत द्वि राष्ट्र यानी फिलिस्तीन और इजराइल को अलग अलग देश में बांट देने का जो है प्रस्ताव जो है रखा गया था और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का जो है प्रस्ताव था इसमें, इस संयुक्त राष्ट्र योजना में। यानी संयुक्त राष्ट्र योजना में तीन बातें मुख्य रूप से थी। एक बात था कि यहूदी राष्ट्र को मान्यता दे दिया जाए, यहूदी राष्ट्र बना दिया जाए यानी इजराइल, एक फिलिस्तीन राष्ट्र बना दिया जाए, द्विराष्ट्र हो गया, और यरूशलेम को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाए। इस योजना को इजराइल इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देश जो है इसको अस्वीकार कर दिया। उसके अगले दिन क्या हुआ, याद रखिएगा 29 नवंबर को उसके अगले दिन, समझ रहे हैं, 1948 में 1947 में योजना आया। उसके बाद क्या हुआ, 1948 में इस क्षेत्र से ब्रिटेन का नियंत्रण समाप्त हो गया, ब्रिटेन चला गया। ब्रिटेन के जाने के ठीक अगले दिन क्या हुआ कि मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, ये सब मिलकर जो है इस क्षेत्र पर इजराइल पर जो है हमला कर दिया और एक भयानक युद्ध जो है चला था। और इस युद्ध में जो है मिस्र क्या किया, गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया। मिस्र जो है गाजा पट्टी पर नियंत्रण किया और जॉर्डन वेस्ट बैंक पर जो है कब्जा किया था। जॉर्डन क्या किया कि वेस्ट बैंक पर जो है कब्जा कर लिया, यरूशलेम सहित वेस्ट बैंक पर जो है कब्जा कर लिया 1948 के युद्ध में, याद रखिएगा। जैसे ही ब्रिटेन का नियंत्रण समाप्त हुआ, क्या हुआ कि मिस्र, जॉर्डन, सीरिया मिलकर इस पर नियंत्रण का हमला कर दिया। इस हमला में मिस्र जो है गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जॉर्डन जो है यरूशलेम वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, कब्जा किया। उसके बाद फिर बाद में जो है तब तक जो है यह नियंत्रण बरकरार रहा, समझ रहे हैं, युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1948 का युद्ध देख लिए हैं, अब 1967 का, अब 1967 में फिर जो है एक बार युद्ध जो है भड़क उठा और इस युद्ध में जो है इजराइल की जीत हुई। और इजराइल क्या किया कि मिस्र से गाजा पट्टी, मिस्र के सनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, उसको छीन कर इस पर कब्जा किया। और उसके बाद क्या हुआ, इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्योंकि उस युद्ध में 1967 के युद्ध में इजराइल को जीत मिली थी, इसलिए उस पर कब्जा कर लिया। और तभी से लेकर इजराइल के नियंत्रण में यह क्षेत्र रहा है, आज भी है। उसके बाद 1987 में क्या हुआ कि हमास नामक एक संगठन का उदय हुआ, जो चरमपंथी संगठन था। और ये हमास जो है क्या हुआ कि इसका उदय हुआ, और तब तक जो है हमास अपना अस्त्र, अपनी मजबूती पर जो है जोर दे रहा था। 2005 में इजराइल क्या किया कि इस पर से अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया गाजा पट्टी से। 2005 में जैसे ही नियंत्रण समाप्त किया, हमास क्या किया कि इसका शासन जो है अपने हाथ में ले लिया। और जैसे ही हाथ में लिया, उसके बाद भी यहाँ की भूमि, वायु, जल से इजराइल जो है या बुनियादी सुविधाओं के परिवहन को नियंत्रित कर रहा है साल से ही। अब क्या हुआ कि इजराइल जो है और हमास के बीच इसी क्षेत्र में, समझ रहे हैं, इस जो प्रतिबंध है, इजराइल इसको, हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, इसको लेकर आए दिन संघर्ष होता रहता है। तत्कालीन कारण क्या हुआ है कि हमास जो है अल अक्सा अभियान के तहत जो है इजराइल पर जो है कई रॉकेट जो है दागा है ये, और इजराइल की बस्ती में, इस क्षेत्र में घुसकर 1400 इजरायली को जो है 200 इजरायली को बंधक बनाया है और रॉकेट से हमला करके 1400 इजरायली को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद क्या हुआ कि जवाबी कार्रवाई हुआ है और आज जो है इजराइल जो है गाजा पट्टी पर लगातार हमला कर रहा है। इससे 10,500 से अधिक जो है गाजा के लोगों की मृत्यु हुई है और मध्यपुर में एक जो है मानवीय संकट पैदा हो गया है। तो ये कारण है, आपको हम बता दिए हैं
बहुत सरल शब्दों में। अब इस युद्ध के क्या असर है वह देखेंगे, वैश्विक प्रभाव देखेंगे, तो इसके राजनीतिक असर देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हमास और इजराइल चूंकि 7 अक्टूबर को ही हमला किया है हमास द्वारा इजराइल पे, उसके बाद से ही युद्ध की शुरुआत हुई है। और इस युद्ध का राजनीतिक प्रभाव अगर आप देखेंगे तो इस युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सामने में एक चुनौती पैदा हुआ है। और साथ ही साथ पहले से फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध के मुद्दे पे, विवाद के मुद्दे पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है बटा हुआ था। इस युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और बट गया है। अब कहिए कैसे बट गया है, तो कुछ देश हमास के समर्थन में है, मध्य पूर्व के देश, अरब के देश, यूरोप के देश जो है इजराइल के पक्ष में है। तो कुछ देश जैसे भारत है तटस्थ है, भारत से बहुत सारे देश तटस्थ है, जो द्विराष्ट्र की समाधान की बात करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बटा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी हमास इजराइल युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव में कुछ देश प्रस्ताव से बाहर था, जैसे भारत भी प्रस्ताव वोटिंग में शामिल नहीं हुआ था। कुछ देश पक्ष में वोटिंग किया है, कुछ देश विपक्ष में वोटिंग किया है। तो पहले से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बटा हुआ था, इस युद्ध के बाद और बट गया है। तृतीय विश्व युद्ध, चूंकि इस युद्ध में चूंकि लेबनान भी जो है इंटरेस्टेड है, चूंकि लेबनान में हिजाबुल्लाह संगठन है, आतंकी संगठन, वो भी इंटरेस्टेड है, उसके साथ भी इजराइल सीमा पर विवाद बढ़ रहा है। इजराइल ईरान का साथ जो है हमास के साथ है। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कहीं यह तृतीय विश्व युद्ध में न बदल जाए। पश्चिमी देश जो है इजराइल के साथ है। तो यह स्थिति है। तो राजनीतिक प्रभाव में यह है। आर्थिक प्रभाव में देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक का मानना है, विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया है, उसी रिपोर्ट को हम बता रहे हैं। विश्व बैंक के अपनी कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट, कमोडिटी आउटलेट रिपोर्ट में विश्व बैंक अनुमान लगाया है कि हमास इजराइल युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो खाद्य और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होगी। कच्चे तेल के दाम में जो है, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ है 6% दाम बढ़ गया है। साथ ही साथ अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो 150 बैरल प्रति डॉलर जो है, समझ रहे हैं, 150 बैरल प्रति बैरल जो है पहुंच सकता है। उसके बाद अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति में जो है क्या हुआ, होर्मुज जलमर्द है, ईरान उसका नियंत्रण है वहां पे। उससे क्या होता है कि ईरान जो हमास के साथ है, अगर युद्ध बढ़ा और होर्मुज स्ट्रेट से ही जो है विश्व के जो है ज्यादातर तेलों का परिवहन होता है, तो उससे तेल के आपूर्ति परिवहन जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें व्यवधान हो सकता है। तो आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, और वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ेगा तो उसके दाम महंगे होंगे, तेल के दाम महंगे होंगे। तो जो भी तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था है उसकी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ेगी तो उस देश में के लोगों के जेब पर असर पड़ेगा, उसके करेंसी जो है डॉलर के मुकाबले गिरेगा। तो यह स्थिति है, निर्यात जो है महंगा हो जाएगा, व्यापार पर असर। उसके बाद एक है डी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा। देखिए, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण बहुत सारे देश क्या हुआ है, और कोरोना के कारण बहुत सारे देश जो है अपनी अर्थव्यवस्था को घरेलू क्षेत्र में ही सिमटने का प्रयास कर रहा है, यानी दूसरे देशों पर से निर्भरता को कम कर रहा है। समझ रहे हैं, जैसा कि भारत देखे हैं कि आत्मनिर्भरता का नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किया था, पैकेज की घोषणा किया था। इस युद्ध के बाद जो है और क्या होगा कि देश जो है अपनी अर्थव्यवस्था को एक सीमा के अंदर ही बांधने का प्रयास करेगा। तो जो
1990 के दशक में 1990-91 में जो वैश्वीकरण जो का तेजी से माहौल उभर रहा था, वो हो सकता है वह जो है सीमित हो जाए। समझ रहे हैं? केवल टेक्नोलॉजी रूप से लोग जुड़ेंगे, अर्थव्यवस्था को जो लोग जो है बंद करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? इससे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और इस युद्ध से व्यापार पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इस युद्ध से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा होने से, समझ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ने से आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो सकती है और आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा होगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी व्यापार भी कम होने की आशंका है। आर्थिक मंदी, इससे देखिए अगर युद्ध लंबा खींचा तो निवेश, व्यापार, उत्पादन प्रभावित होगा, तेल के दाम बढ़ेंगे, इस सबसे क्या होगा, आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो सकती है। सामाजिक प्रभाव में देखेंगे तो मध्य पूर्व में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है सामाजिक प्रभाव में। समझ रहे हैं? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो समाज में जो है युद्ध के प्रति एक दहशत का वातावरण असर हुआ है और अलग अलग देश के लोगों को मानसिक रूप से यह जो है एक दबाव पैदा करने का काम किया है। समझ रहे हैं? पर्यावरणीय प्रभाव, जैसा कि जानते हो कि बड़े पैमाने पर रॉकेट, बारूद, गोला, बम का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 5000 से अधिक जो है भवन जो है गिरा है। इससे क्या हुआ है कि भवन के जो मलबे है, इससे अपशिष्ट पैदा हुआ है जो जल, भूमि, वायु को प्रदूषित कर रहा है। बम युद्ध अस्त्र का इस्तेमाल होने से बड़े पैमाने पर जो है क्या है, ग्रीन हाउस प्रदूषण फैल रहा है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, खतरनाक केमिकल का उत्सर्जन हो रहा है जो दशकों तक वैश्विक समुदाय को प्रभावित करेगा, तो पर्यावरण पर भी असर कर रहा है। अब हम लोग भारत पर क्या असर पड़ा है उसको देखेंगे। अब हम इजराइल हमास युद्ध का पश्चिम एशिया मध्य पूर्व पर क्या असर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया को मध्य पूर्व भी कहते हैं, मध्य पूर्व, जो पूर्व का मध्य है, तो मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पश्चिम एशिया मध्य पूर्व पर क्या असर है, देखिए पश्चिम एशिया के शांति में स्थिरता पर असर पड़ा है, क्योंकि जैसा कि जानते होंगे 2020 में इजराइल और खाड़ी देशों के बीच जो है संबंध को सामान्य बनाने के लिए पहल की गई थी अमेरिका के सहयोग से, और इसी पहल के तहत अब्राहम समझौता जो है बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच जो है हुआ था, संबंध को सामान्य करने के लिए, राजनयिक संबंध को बहाल करने के लिए। उसके बाद सऊदी अरब के बीच भी शांति वार्ता की शुरुआत होने वाली थी। इस युद्ध के बाद क्या हुआ है कि अरब के सारे देश, खाड़ी के देश जो है फिलिस्तीन हमास के साथ है। इससे क्या हुआ है कि इजराइल और अरब के देशों, खाड़ी के देशों के बीच संबंध को सामान्य बनाने की जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी वो रुक गई है, उसमें और दरार पैदा हो गया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ये सब, जॉर्डन, तो इससे क्या हुआ है कि संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया बाधित हुई है। शांति की जो प्रक्रिया हो रही थी उसमें चुनौती पैदा हुआ है। फिलिस्तीन के मुद्दा का पुनः पुनर्जीवित होना, क्योंकि फिलिस्तीन के मुद्दा 1993 में ओस्लो समझौता, उसके बाद से लेके 2020 में खाड़ी और अरब देशों के, इजराइल के बीच जो है, खाड़ी के देश इजराइल के बीच संबंध को सामान्य बनाने की जो शुरुआत हुई थी, इससे फिलिस्तीन का मुद्दा दब गया था, सामान्य हो गया था। लेकिन हम इजराइल हमास युद्ध के बाद क्या हुआ कि मुद्दा पुनः पुनर्जीवित हो गया है, और इस युद्ध के बाद जो है गाजा में, मणिपुर में एक मानवीय संकट पैदा हुआ है। बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई है, खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य सब प्रभावित हुआ है। अब भारत का क्या असर है, तो भारत पर
सबसे बड़ी क्या है कि महंगाई में वृद्धि। जैसा कि जानते होंगे कि भारत अपनी आवश्यकता का 85% तेल आयात करता है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। पश्चिम एशिया में किसी भी प्रकार की चुनौती से भारत की ऊर्जा आपूर्ति पे, तेल की आपूर्ति पर चुनौती पैदा होता है। तेल के दाम में वृद्धि होने से भारत में महंगाई में वृद्धि, और महंगाई में वृद्धि तो भारत के लोगों को भी महंगाई वहन करना पड़ता है, उसकी बचत प्रभावित होते हैं, तो आम जनजीवन को भी प्रभावित कर रहा है। अब कैसे आप प्रभावित हो रहे हैं? तेल के दाम वहां बढ़ेगा तो आपको महंगा तेल मिलेगा। जहां तेल 100 रुपये में 1 लीटर खरीदते थे, 110 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, 10 रुपये अतिरिक्त आपको देना पड़ रहा है। आप 10 रुपये आपकी बचत समाप्त हो गई, तो 10 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो 10 रुपये के दूसरे सामान तो कम खरीद रहे हैं, दूसरे सामान में तो कटौती करेंगे ना, तो आप भी प्रभावित हो रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा में चुनौती। मध्यपूर्व में किसी प्रकार का संकट जो है भारत के ऊर्जा सुरक्षा में चुनौती पैदा करता है। भारतीय प्रवासी प्रसार, जैसा कि आपको पता है 80 लाख भारतीय पश्चिम एशिया में काम करता है, और वहां किसी प्रकार के उस क्षेत्र में अस्थिरता भारतीय प्रवासी की सुरक्षा चुनौती पैदा हो जाता है। अगर वहां पर क्या सुरक्षा चुनौती पैदा होगा, लोग वहां से भागेंगे भारत में, तो मध्य पूर्व से जो रेमिटेंस आता है, धन का प्रेषण जो होता है, वहां काम करने वाले लोग डॉलर के रूप में भेजते हैं रुपया, वह कम आएगा तो भारत के भुगतान संतुलन पर दबाव पड़ेगा। रुपए में गिरावट, रुपए में तेल के दाम में वृद्धि होगी तो रुपए में गिरावट होगा, समझ रहे हैं? तो आज रुपए जो है ऐतिहासिक रूप से नीचे चला गया है डॉलर की तुलना में। निर्यात महंगा होगा, अब जो है युद्ध होगा, कॉस्ट शिपिंग लागत बढ़ जाएगी। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा होने से शिपिंग लागत बढ़ेगा, मार्ग बदलना पड़ेगा, मार्ग बदलना पड़ेगा तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगा। INEC में देरी। आज भारत में हाल ही में G20 सम्मेलन में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया था। इसमें इजराइल और सऊदी अरब भी भागी था। इस युद्ध के बाद इजराइल और सऊदी अरब में दूरी बढ़ गई है, जिससे मिलकर दोनों को एक छत के नीचे काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। इससे भारत के IMC प्रोजेक्ट में देरी हो सकता है। जब तक संबंध समान नहीं होंगे दोनों इजराइल और सऊदी अरब, तब तक कैसे आगे बढ़ेगा? साथ ही साथ उस क्षेत्र में अब यही होकर जा रहा था यह एरिया, अब यहाँ अशांति पैदा होने से काम रुक गया है। तो यही स्थिति है, इधर से नहीं इधर से जाएगा, इस एरिया से तो बताएंगे। इजराइल के द्विपक्षीय व्यापार। देखिए भारत का इजराइल के साथ द्विपक्षीय व्यापार है। 99,000 करोड़ रुपए के जो है भारत इजराइल के बीच व्यापार होता है। इस युद्ध के बाद जो है भारत इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ा है। अब देखिए क्या क्या, डायमंड ज्वेलरी कारोबार पर बड़े पैमाने में भारत इजराइल के बीच डायमंड और ज्वेलरी का जो है आयात निर्यात होता है। और ही सूरत जो है विश्व का सबसे बड़ा हीरा काटने का जो है केंद्र है, और इससे क्या हुआ कि सूरत के हीरा कारोबारी पर असर पड़ा है। दवा उद्योग बड़े पैमाने में भारत जो है मध्यपूर्व में दवा का निर्यात करता है। दवा उद्योग की मांग जो है कम हो गई है इस युद्ध के बाद। सूती कपड़ों की निर्यात जो है भारत बड़े पैमाने पर सूती कपड़ों का निर्यात इजराइल को करता है। युद्ध होने के कारण सूती कपड़ों के निर्यात पर असर पड़ा है, समझ रहे हैं? इसके अलावा आर्थिक अनिश्चितता। आर्थिक अनिश्चितता में देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर हमास इजराइल युद्ध से वैश्विक अनिश्चितता पैदा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की अगर अनिश्चितता पैदा होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था में पैदा होगी। भारत के व्यापार, भारत के निवेश, ये सब प्रभावित होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक अनिश्चितता पैदा हुआ है। भारतीय शेयर बाजार जो है में गिरावट देखी गई थी। अब ये सब तो प्रभाव है, भारत के लिए नुकसानदेह प्रभाव है। कुछ प्रभाव ऐसे हैं जो भारत के लाभकारी है। जो इजराइल में 5,000 जो है टेक कंपनियां का मुख्यालय कार्यालय है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है। 500 टेक कंपनियां वहां काम करती है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है,
होंडा है, ये सब जो है, और टेस्ला है, ये सब जो है 500 इसी तरीके से बड़े बड़े कंपनी का जो है मुख्यालय है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। अगर युद्ध लंबा खींचेगा तो वह कंपनियां वैसे देश में रुख करेगा, जाना शिफ्ट करना पसंद करेगा जिसका टाइम जोन इजराइल के बराबर है, और भारत का टाइम जोन और इजराइल के टाइम जोन लगभग बराबर है। संभावना जताई जा रही है कि युद्ध अगर लंबा खींचा तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र है इजराइल में, वो भारत में शिफ्ट कर सकता है या पूर्वी यूरोप में जा सकता है। इससे भारत में अगर बड़ी बड़ी कंपनी जो है अगर भारत में आएगी तो भारत में रोजगार का सृजन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एनवायरमेंट बनेगा, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा। यह स्थिति है। अब प्रश्न है कि इस युद्ध का हमास और इजराइल युद्ध पर भारत का क्या दृष्टिकोण है। तो सबसे पहले 7 अक्टूबर को युद्ध हुआ, उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री हमास के हमलों को निंदा किया है। क्योंकि हमास एक चरमपंथी संगठन है, चरमपंथी संगठन भारत की शुरुआत से स्टैंड है कि भारत किसी भी चरमपंथ को स्वीकार नहीं करता है। हमला किया, उसके बाद भारत जो है हमेशा से ही भारत की नीति है 2 राष्ट्र समाधान की। भारत 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है, यानी वह एक संप्रभु फिलिस्तीन, एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के गठन, एक संप्रभु फिलिस्तीन के गठन को जो है भारत जो है समर्थन करता है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को भारत मान्यता देता है। अभी संयुक्त राष्ट्र आम सभा में हमास इजराइल युद्ध के विराम को लेकर एक वोटिंग हुआ था, एक प्रस्ताव पर वोटिंग हुआ था। इस प्रस्ताव में भारत जो है भाग नहीं लिया। क्यों? भारत चाहता था कि उस प्रस्ताव में हमास के हमलों को निंदा किया जाए, क्योंकि एक आतंकी हमला है जिसमें वोटिंग भाग जो है भारत जो है वोटिंग से बाहर रहा है। उसके बाद भारत हमेशा से फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए प्रयास कर रहा है और मानवीय संकट को दूर करने के लिए अभी भारत बड़े पैमाने पर सहायता भेजा है फिलिस्तीन में, और शुरू से ही फिलिस्तीनियों को मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष में भी सहायता दिया था। और भारत विवादों को शांतिपूर्ण समाधान में का समर्थन करता है, शांतिपूर्ण समाधान। और अभी हाल ही में भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र जो है मानव अधिकार परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया था। वो प्रस्ताव में जो है मांग की गई थी कि इजराइल 1967 के कब्जे वाले क्षेत्र को खाली कर दे, तो भारत जो है उसके पक्ष में वोटिंग किया था। भारत का ही मानना है कि 1967 के 6 डेज युद्ध में इजराइल जो कब्जा किया है उसको खाली कर दे, समझ रहे हैं। और जो मौजूदा बस्ती जो विस्तार कर रहा है गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में, उसको तुरंत रोके। भारत का भी मानना है कि इजराइल जो है वेस्ट बैंक गाजा पट्टी से नियंत्रण समाप्त करे और अवैध बस्तियां बनाना बंद करे। चूंकि 19 अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस प्रस्ताव में यही मांग की गई थी, तो भारत इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किया है। और भारत एक और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में समर्थन की वोटिंग किया है कि फिलिस्तीन लोगों को आत्मनिर्णय करने का अधिकार है। तो कुल मिलाकर भारत क्या 2 राष्ट्र समाधान में विश्वास करता है, विवादों को शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास करता है। साथ ही साथ इजराइल द्वारा जो अवैध बस्ती बनाई जा रही है और 1967 के युद्ध में जो कब्जा किया है, भारत चाहता है कि उसको भी जो है इजराइल खाली कर दे। इस संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से हम आपको बोल रहे हैं। तो भारत की यही नीति है। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तो जानते ही हैं आप, तो ये सारे पहलू है। अब आप पीडीएफ को पढ़िएगा और अब हम यूएनओ पर एक स्पेशल चर्चा करेंगे।